डरावना था। मेरे साथ खेलोगे? उसने कहा। रूहान उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि उसकी बहन रूही ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, उसकी तरफ मत देखो, और वो बच्ची गायब हो गई। फिर रूहान ने अपने परिवार से मुलाकात की और लौटते समय रास्ते में सरपंच के बेटे बिट्टू ने उसे चिढ़ाया। रूही ने उसे थप्पड़ मारा और उसका ध्यान भटकाने के लिए पत्थर फेंकने लगी। शाम को रूहान का पड़ोसी डरा हुआ सा आया और बोला, प्रोफेसर, बिट्टू की मौत हो गई है। क्या वो फिर लौट आई है? प्रोफेसर और रूहान पुराने कुएं पर पहुंचे और बिट्टू के शरीर पर निशान देखे। जब बिट्टू के दोस्त ने बताया कि उन्होंने लाल फ्रॉक वाली लड़की देखी थी, तो प्रोफेसर ने सरपंच से कहा, पीछे की पहाड़ी पर जाकर देखो, क्या वो पेड़ जहां गुड़िया की आत्मा को बांधा था सही है? रूहान के पूछने पर प्रोफेसर ने बताया, गुड़िया सरपंच की बेटी थी। 10 साल पहले तालाब में डूबकर उसकी मौत हो गई। मैंने उसकी आत्मा को एक पीपल के पेड़ से बांध दिया था। बिट्टू के शरीर पर जो निशान थे वो गुड़िया के थे। कुछ देर बाद सरपंच दौड़ता हुआ प्रोफेसर के घर पहुंचा और बोला, नहीं है, पेड़ टूट गया है। प्रोफेसर तुरंत सरपंच को लेकर पहाड़ी पर जाने के लिए निकले, लेकिन जाने से पहले रूहान को अलर्ट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आवाज लगाए, तुम दरवाजा मत खोलना। देर रात रूहान को एक डरावनी आवाज आई, दरवाजा खोलो और मेरे साथ खेलो। घबराए रूहान ने पलट कर देखा तो गुड़िया ने उस पर हमला कर दिया और उसका गला घोटने लगी। तभी उसकी मां और रूही ने आकर उसे बचाया और रूही ने गुड़िया की शक्ति छीन ली। प्रोफेसर और सरपंच के लौटने पर गुड़िया को पता चला कि बिट्टू उसका भाई था। ये जानकर वो टूट गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। 1 महीने बाद स्कूल जाते समय बिट्टू के चाचा ने रूहान पर हमला कर दिया। वो आज भी रूहान को ही बिट्टू का कातिल मानता है, पर उसके पिता ने बीच में आकर रूहान को बचाया और गुंडे को दूर ले गए। उसी शाम गांव में खबर फैल गई कि बिट्टू के चाचा ने आत्महत्या कर ली। उसी रात रूहान को उसके पिता का सपना आया। वो बोले, जो तुम्हें परेशान करेगा मैं उसे मार दूंगा। उस रात के बाद रूहान ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। इसके बाद रूहान पढ़ाई के लिए सरका घाट चला गया और वहां एक हॉस्टल में रहने लगा। वो सिर्फ वीकेंड्स पर ही गांव लौटता था। 6 साल बीत गए। अब रूहान 15 साल का हो गया था। एक दोपहर वो गांव लौट रहा था। गांव से कुछ दूर पहले एक खूबसूरत लड़की बस में चढ़ी। वो पूरे रास्ते रूहान को घूरती रही। जब वो बस से उतरा तो लड़की भी उतर गई और उससे बोली, क्या तुम आत्माओं को देख सकते हो? ये सुनते ही रूहान घबरा गया और बिना कुछ कहे अपने घर की ओर बढ़ गया। उस रात वो बस वाली लड़की प्रोफेसर के घर पहुंच गई। रूहान इसे देखकर चौंक गया। तब प्रोफेसर ने बताया कि लड़की का नाम नैना है और वो प्रोफेसर की एक पुरानी दोस्त की स्टूडेंट है। नैना एक एग्जॉर्सिस्ट है और किसी खास मिशन के लिए प्रोफेसर से उसकी पंचधातु तलवार उधार लेने आई थी। नैना के जाने के कुछ देर बाद रूहान रूही से मिलने गया, लेकिन रूहान ने देखा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। जब वो परछाई करीब आई तो पता चला कि वो नैना थी। ये देखकर रूहान को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से पूछा, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? नैना ने कहा, अरे नहीं, एक्चुअली यहाँ बहुत अंधेरा है और मैं गांव से बाहर जाने का रास्ता भटक गई थी। फिर मुझे तुम दिखाई दिए तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। रूहान रूही के साथ नैना को गांव के बाहर तक छोड़ने चला गया। लौटते समय रूही को एक पेड़ के नीचे कुछ महसूस हुआ। रूहान ने जब अपने ताबीज को उस पेड़ की ओर किया, उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत की आत्मा दिखाई दी। घर जाकर उसने प्रोफेसर को आत्मा के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि यह आत्मा रौनकपुर की विधवा मालिनी की थी, जिसने 1 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। अगली सुबह प्रोफेसर और रूहान उस खेत में गए जहां मालिनी की लाश मिली थी। उन्होंने वहां जादुई विभूति छिड़की, लेकिन मालिनी की आत्मा वहां नहीं मिली। प्रोफेसर को शक हुआ कि शायद मालिनी की हत्या हुई है, क्योंकि अगर उसने आत्महत्या की होती तो उसकी आत्मा उसी जगह पर बंधी होती। वो दोनों जब वापस घर पहुंचे तो मालिनी का देवर प्रेम दौड़ते हुए पहुंचा। वो प्रोफेसर से रोते हुए बोला, मुझे बचा लो, मेरी भाभी भूत बन गई है, वो सबको मार डालेगी। प्रेम की बात सुनकर प्रोफेसर, रूहान और रूही रौनकपुर पहुंचे। वहां मालिनी के परिवार से बातचीत में प्रोफेसर को शक हुआ कि वे कुछ छुपा रहे हैं। इसी बीच रूही ने मालिनी की डायरी ढूंढ निकाली। प्रोफेसर और रूहान को डायरी से पता चला कि मालिनी के ससुराल वाले उसे पीटते थे। बदले की भावना से उसने मिस कुसुम नाम की रहस्यमयी औरत की मदद से अपने पति मनोहर को मारा था। उस रात मनोहर का साया वहां आया, जिसे प्रोफेसर ने अपनी शक्तियों से खत्म कर दिया। लेकिन जाते जाते मनोहर ने एक अजीब आवाज में कहा, चेतन, तेरी तकनीक अभी भी 10 साल पहले जैसी ही है।
इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ कह पाते मनोहर गायब हो गया। तभी वहां मालिनी की आत्मा आ गई और उसने बताया कैसे ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से मारा। अपनी कहानी सुनाने के बाद वो भी गायब हो गई। मालिनी के घर से निकलते हुए रूहान ने पूछा, मनोहर ने आपको चेतन क्यों कहा और ये 10 साल पुरानी तकनीक क्या है? प्रोफेसर ने बताया कि वो आवाज एक शक्तिशाली जादूगर की है जो बुरी आत्माओं को वश में करता है और 10 साल पहले रूहान के घर में भी मौजूद था। रूहान ने पूछा, आप मुझे उस रात का सच क्यों नहीं बताते? प्रोफेसर ने वादा किया, जब तुम 18 साल के हो जाओगे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अगली सुबह प्रोफेसर और रूहान मनाली के लिए निकले। वहां तलवार निवास में शालिनी तलवार से मुलाकात की। शालिनी ने बताया कि उनकी छोटी बेटी नूर पिछले हफ्ते से आईने के सामने खड़ी रहकर अजीब हरकतें कर रही थी। डॉक्टर को दिखाने पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, लेकिन कल सुबह नूर अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। प्रोफेसर ने नूर का कमरा दिखाने को कहा। तभी रूहान ने नोटिस किया कि घर के हर कांच पर क्रैक था और नूर के कमरे में भी भारी नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। इसके बाद प्रोफेसर ने शालिनी से 5 करोड़ रुपए मांगे। शालिनी ने उन्हें फ्रॉड समझकर घर से जाने को कहा और नूर के केस को सीक्रेट रखने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। प्रोफेसर और रूहान ने ऐसा करने से मना किया और वे वहां से चले गए। रूहान अपने हॉस्टल वापस लौट आया। डिनर के बाद जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका रूममेट कार्तिक वहां नहीं था। हॉस्टल के स्टाफ और बाकी बच्चों ने भी उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। कमरे में लौटने पर रूहान और रूही ने देखा कि अलमारी के आईने में से एक काला हाथ बाहर निकल रहा था। जैसे ही रूहान आईने के पास गया, वो हाथ उसे अंदर खींचने लगा। आईने के अंदर उसने देखा कि कार्तिक कच्चा मांस खा रहा था। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। रूहान कुछ कह पाता, तभी एक डरावनी बूढ़ी आती। उसने डरावनी आवाज में कहा, तेरी शक्ति सबसे अलग है, मुझे तू चाहिए। तेरी आत्मा चुराकर मैं ब्रह्म राक्षस बन जाऊंगी। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, तभी रूहान की माँ एक हंटर के साथ वहां पहुंच जाती है और उस खूंखार राक्षसनी से बचाकर बेहोश रूहान को बाहर निकाल देती है। अगली सुबह रूहान ने देखा कि वो अपने हॉस्टल के कमरे में है और कार्तिक भी अपने बिस्तर पर था। रूही ने रूहान को बताया, वो बूढ़ी औरत एक छलावा थी, माँ ने उसे खत्म कर दिया है, वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। 3 साल बीत गए। रूहान ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर मनाली में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब वो प्रोफेसर के साथ एक नए घर में रहता था। अपने 18वें जन्मदिन पर रूहान ने प्रोफेसर से कहा, आपने जो सच बताने का वादा किया था, अब वक्त आ गया है। प्रोफेसर बोले, सुनो, जिस रात तुम पैदा हुए कुछ अजीब हुआ था। उन्होंने बताया, उस रात एक काला प्रेत आसमान से तुम्हारे घर पर गिरा। तभी से हर साल मैं तुम्हारे घर को मंत्रों और तंत्रों से सुरक्षित करता था। तुम्हारे 5वें जन्मदिन पर जब मैं सुरक्षा चक्र बनाने जा रहा था, एक काले सांप की आत्मा ने मुझ पर हमला कर दिया। जब मैं उससे बचकर लौटा तो तुम्हारे घर को आत्माओं ने घेर रखा था। मैंने 2 जादूगरों को सुना जो कह रहे थे कि वे घर से कुछ लेकर जा रहे हैं। अंदर हर तरफ खून था और एक काला साया मुझे चेतन कहकर घूर रहा था। उन्होंने बताया कि वे जादूगर मृत्युंजय और भैरव थे। उन्हीं से उस साये के बारे में कुछ पता चल सकता था। अगले दिन रूहान मृत्युंजय से मिलने जाता है। रास्ते में 3 साल बाद उसे नैना